दो सभ्यता पढ़ा दी ना, दो ही तो पढ़ाई है, याद करके आए हो? पूछ ले। जी मैं पूछना चाहता था, कालीबंगा की खोजकर्ता कौन कौन थे? बीबी लाल, बीके थापर, जेवी जोशी, एम डी खर्रे, के एम श्रीवास्तव। दो बारों को एसपी जैन, एसपी जैन ये कालीबंगा की खोज करता थी। कालीबंगा किस सभ्यता का स्थल था? हड़प्पा सभ्यता का किस काल का स्थल था? आदि ऐतिहासिक काल का कैसा स्थल था? कांस्य युगीन स्थल था। उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया? 5। कौन कौन से? पहले और दूसरे स्तर पर पूर्व हड़प्पा कालीन सामग्री, और तीसरे चौथे पांचवें पर हड़प्पा कालीन या हड़प्पा के समकालीन। और तो प्रश्न मैं बोल दूंगा तो उत्तर आपको बोलना पड़ेगा, उत्तर मैं बोलूंगा तो प्रश्न। तो उत्तर तो सबका कालीबंगा ही आएगा। कि मैं बोलूंगा जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले, आप बताओगे कालीबंगा से, फिर वो तो मिलते जुलते वाली बात है। ठीक है, आहड़ सभ्यता कहां पर स्थित है? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। आहड़ की खोज कब हुई? 1953 में। खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ का उत्खनन करने वाला विभाग कौन सा था? डेक्कन कॉलेज और मेलबोर्न कॉलेज ऑस्ट्रेलिया की थी। आहड़ का उत्खनन करता कौन कौन थे? आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांखलिया और वी.एन. मिश्र। और किस नदी के किनारे? कितने स्तरों पर उत्खनन हुआ? 8 स्तरों पर आहड़ का उत्खनन हुआ था। ठीक है, बाकी तो वही बातें हैं। मर्द भांड कैसे मिले थे? लाल व काले मर्द भांड मिले थे। कौन सी विधि से? उल्टी तिपाई विधि से बनाए जाते थे। ठीक है, और रंगाई छपाई का काम भी केवल कहां से मिला था? आहड़ से। भवन निर्माण पत्थरों से और धूप में पकाई हुई सूखी ईंटों का प्रयोग किया गया था। और कौन सी बात थी? ये लगभग आहड़ की थी। ठीक है, तो चिंतन मनन करना इसको याद करने के बाद, ताकि विचार मतलब पूरा याद करने के बाद ऐसे करना है कि मुझे कौन कौन सी चीजें आती है। बिना मतलब कि मनन करे ना, किसी की चुगली करने की, आज उसने क्या कहा वो उन बातों में कुछ नहीं धरा। अब सिर्फ पढ़ना है तो याद करने के बाद मनन करना, और यहाँ हो सकता है तो यहाँ फेर में लिखना, और घर पे रफ रजिस्टर खराब करना। खराब इस प्रकार से करना, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ाए, जो बोर्ड पे खराब करते हैं ना बोर्ड को, वैसे। और ये नहीं कि एक आधा रजिस्टर ले ले। रजिस्टर रफ भी है वो 30, 35, 40 रुपए से मोटा ना हो, क्योंकि फिर ये रजिस्टर आजकल ऐसे आ रहे हैं, आर्थिक समस्या के कारण बेचारे बहुत हल्के बना रहे हैं। पता ही है, थोड़ा मोटा सा ले लिया तो 2 टुकड़े। 3 रुपए वाली पेंसिल का पैकेट लेना है, अब वो जमानों को नहीं, आप 2 पेन लिया हो, 2 पेंसिल ले आओ। 3 रुपए वाली पेंसिल आती है ना, 50 रुपए में शायद 60, 10 वो 20 आती हैं, ताकि कभी ये समस्या ना आए कि मेरे पास रजिस्टर नहीं है, पेंसिल। और जितना हो सके लिख कर याद करना है। आपके पास पूरा टाइम है अब, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फिक्स टाइम पे, मानो कि बहुत ही ज्यादा अग्रणी हो इस मामले में कि आज से हो, तो अब पूरा लिख लिख के आप एक बार ढंग से याद कर लोगे ना, एक बार, तो फिर मुझे लगता है कि दूसरी बार आप रिवीजन करोगे ना तो इतनी समस्या नहीं आएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि 2 घंटे में हिस्ट्री इतनी है कंप्लीट, 2 घंटे में पॉलिटी इतनी है कंप्लीट, तब एग्जाम फाइट होगी, ये निश्चित मान लेना। तो अभी ये मत सोचना वो हालता नहीं तो 21 तारीख की काल तो बैठे गई है सूचना, कद तक वो बताऊंगा, बिका बाद में घोषणा होगी, बिका बाद में विज्ञप्ति आवेगी, वह काम बाका है। सिर्फ और सिर्फ याद ही करना है, नौकरी लगना है ना, पूरी शिद्दत से काम करना है। आज अभी टाइम है, इसलिए अब थोड़ा अगर आप संभल के चलोगे ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। बचपन में 7वीं और 8वीं क्लास जो थी ना, 7वां और 8वां पीरियड हमेशा मारने का ही आता था। आज निंदा में भी कोई खड़े होकर के पूछ लेना लय से क्यों, तो लट्टू ही वह वो है ना, क्योंकि हर दिन ही बुलाते थे। इसलिए किसी भी चीज का
रिवीजन है ना, वो जितनी बार हो सके रिवीजन, नया ऐड करने की बजाय 2% गलत हो जाए कोई दुख नहीं, लेकिन जितने आते हैं वो तो सही होना, इसलिए नया ऐड करने की बजाय रिवीजन करना है। चलो दोनों हो गए। अगला कौन सी सभ्यता थी? क्या? राजस्थान का उत्तरी स्थल तो कालीबंगा ही है, और भारत का उत्तरी स्थल रोपड़ है। दूसरा रोपड़ नहीं है, अपने तो ऐसे याद करना, पहला रोपड़ है और दूसरा कालीबंगा, क्योंकि रोपड़ की खोज और उत्खनन 1952 ही है। इम अपरला 12वीं क्लास में कई जगह ये लिख दियो 1951, लेकिन आज तक आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड 1952 और 53 ही दी है। तो आपने यदि याद रखना है कि पहला तो है रोपड़ और दूसरा कौन सा है? कालीबंगा, और राजस्थान का पहला कौन सा है? कालीबंगा। ऐसे ही याद रखना, ठीक है। इनमें थोड़ी कई जगह लिख दिया होगा, बाकी कोई कंफ्यूज वाली बात ही नहीं इतनी। अगले कौन सी सभ्यता थी? आहड़ अभी बाकी है क्या? चलो लिखो। कहां तक लिख लिया था? 8 स्तरों पर, तो फिर उत्खनन वाली सी बात पूरी लिख ली थी। पॉइंट डालो, आहड़ से प्राप्त अवशेष। वो 8 स्तरों में 2 बात तो लिख ली क्या? तीसरे स्तर पर कोई चित्रित मिट्टी के बर्तन, और चौथे स्तर पर कोई 2 कुल्हाड़ी तांबे की, वो लिखवा दिया क्या? चलो अब लिखो, आहड़ से प्राप्त अवशेष। आहड़ से प्राप्त अवशेष। नंबर 1, तांबा गलाने की भट्टी के प्रमाण मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टी के प्रमाण। ध्यान रहे, लोहा गलाने की भट्टी कहां पर है? नहीं, लेकिन आप ऊपर ही ऊपर लिख लो, लोहा गलाने की भट्टी कहां पर? सुनारी। और सुनारी कहां पर? झुंझुनू। और झुंझुनू में भी पूछ ले तो खेतड़ी। आ जाओ आ जाओ। तो तांबा गलाने की भट्टी है वो कहां से? आहड़ से। यहां से पत्थर का बना वर्षभ मिला था। पत्थर का बना वर्षभ यहां से, मैं साथ लिख रहा हूं, तांबे का बना वर्षभ कालीबंगा से। तांबे का बना वर्षभ कहां से है? कालीबंगा से। पत्थर का बना वर्षभ यहां से है, आहड़ से, और तांबे का बना वर्षभ कहां से है? कालीबंगा से। यहां से एक साथ 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं, जिससे संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया गया है। संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया गया है। जिससे संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया गया है। यहां से एक साथ, यहां से 6 तांबे की यूनानी मुद्रा मिली है। छह तांबे की यूनानी मुद्रा मिली है, और एक मुद्रा पर यूनानी देवता का चित्र था। क्या नाम था? अपोलो। यहां से प्राप्त 6 तांबे, यहां से 6 तांबे की यूनानी मुद्रा मिली है।
एक यूनानी मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र एक यूनानी मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र उत्कीर्ण मिला है। यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। कुछ मुद्राओं पर त्रिशूल के चित्र हैं। त्रिशूल तो जानते हो ना, शंकर भगवान वाला। त्रिशूल के चित्र हैं। और मुद्रा की बात है तो मैं एक साथ लिखा रहा हूं। मुद्रा है, उन पर और भी नाम उत्कीर्ण मिले हैं। पलित्सा, तातीय, सोम, विबित्सा, ये भी मुद्राओं पर उत्कीर्ण मिले हैं। तो अगला पॉइंट ये भी साथ लिख लेना। बहुत टफ है, अगर क्या पता कहीं पूछ ले तो, बाकी न पूछने की संभावना है क्योंकि वह ज्यादा गहराई का है। फिर भी यहां से प्राप्त मुद्राओं पर पलित्सा, तातीय, सोम और विबित्सा नामक नाम उत्कीर्ण मिले हैं। नाम उत्कीर्ण मिले हैं। और जो यूनानी मुद्रा है ना, इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, अति महत्वपूर्ण करके लिख लेना। लेपिस लाजुली के प्रमाण। लेपिस लाजुली के प्रमाण आहड़ से प्राप्त हुए। लेपिस लाजुली के प्रमाण आहड़ से प्राप्त हुए हैं। लिख लिया। अगला आगे सुनना, लिखना। उल्टी तिपाई विधि से, उल्टी तिपाई विधि से कोष्टक में लिखना ऑक्सीकरण अपचयन विधि। विज्ञान की भाषा में अगर इसको बोल लें तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन विधि। उल्टी तिपाई विधि से मिट्टी मृद भांड बनाने के प्रमाण मिले हैं। जिनका रंग कैसा होता था? लाल व काला। उल्टी तिपाई विधि से यानी ऑक्सीकरण अपचयन विधि से मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रमाण मिले हैं जिनका रंग लाल व काला होता था। रंग लाल व काला। ये मिट्टी के पात्र थे। भवन निर्माण में पत्थरों का और धूप में सुखाई हुई मिट्टी का लिखना। यहां के भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग प्लस धूप में सुखाई हुई ईंटों का, धूप में सूखी ईंटों का प्रयोग
धूप में सूखी ईंटों का प्रयोग किया गया है। गैर सिंधु सभ्यता का स्थल है। मैं भाषा में लिखा रहा हूं, वरना हम लिखते भाई सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है, वहां गैर शब्द आएगा, इसलिए गैर सिंधु सभ्यता का स्थल है। मतलब क्या हुआ? सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। गैर सिंधु सभ्यता का स्थल है। और कौन सी बात थी? मापतोल के बाट और चक्की के पाट, उससे यह अनुमान लगाया कि व्यापार वाणिज्य के प्रमाण। तो वैसे अगर देखो पूछ लेना तो ध्यान रखना, कल हमने कालीबंगा में लिखा था कि मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर, तो मेसोपोटामिया वालों के साथ व्यापार तो किसका है? कालीबंगा वालों का। और यूनान के साथ व्यापार किसका है? आहड़ वालों का है। दोनों बात ध्यान रखना। तो इधर इनके यहां से मतलब है माप तोल के बाट, माप तोल के बाट व चक्की के पाट मिले। चक्की के पाट, मापतोल के बाट और चक्की के पाट कहां से मिले? ध्यान रहे ये भी, इससे व्यापार वाणिज्य का अनुमान लगाया गया है। व्यापार वाणिज्य का अनुमान लगाया गया है। तो सारा अनुमान ही ये करते होंगे। व्यापार वाणिज्य का अनुमान लगाया गया है। और भी कोई पॉइंट बताया था ना? ग्रामीण सभ्यता का स्थल है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट करना। ये ग्रामीण सभ्यता का स्थल है। ग्रामीण सभ्यता का स्थल है। ठप्पों से रंगाई छपाई का काम भी यहां किया जाता था। ठप्पों से रंगाई छपाई का कार्य आहड़ से किया जाता था। आहड़ से किया जाता था। तो ठप्पों से रंगाई छपाई का काम भी कहां से करते थे? आहड़ से। ये सारी बातें आहड़ की थी। इतने सारे लिखाने के पीछे देखो, वैसे तो मैं जहां तक देख रहा हूं ना, वनपाल और वनरक्षक का पेपर हार्ड था और सेकंड ग्रेड का पेपर इजी था। वो क्या पता, मुझे इसलिए लग रहा होगा कि भाई मेरे को हिस्ट्री आती है थोड़ी बहुत, इसलिए लगता होगा। हालांकि प्रश्न ऊपर ऊपर से ही थे आपके, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट वाला देख लो और चाहे पहले वाला। इसके पीछे रीजन ये है कि सारे सब्जेक्टों के वाले फर्स्ट पेपर तो देते ही है, इसलिए उनका सब्जेक्ट विशेष अलग होता है ना, इस वजह से इतना टफ नहीं बनाते। आरपीएससी में वैसे भी बूढ़े डोकरे बैठे हैं, वो पुराने प्रश्न उठा उठा कर टेकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड वाले में नए हैं, वो बेचारे दिन रात मेहनत करके नौकरी लगे, वो भी तो फिर ढंग का प्रश्न पूछे ही। इसलिए अधीनस्थ बोर्ड जरूर प्रश्न खतरनाक बनाता है। इनमें तो एक आधा प्रश्न कोई टप दे दे तो अलग है, वरना इजी आए हैं। दो आज अपने जो 3-4 पेपर लगे ना, उनमें सारे पेपरों में अगर ऑल ओवर देखा जाए तो एक तो 24 तारीख का जो पेपर आउट हुआ था ना, साइंस वाला करवा के आया, भी में 1% टफ हो कि श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय का जो था, वो बैठक किसने आयोजित की? कोई अजमेर का शासक था, एक अजय राज। 1% एक पेपर में टफ था कि सुरथोत्सव पुस्तक किसकी थी? सोमेश्वर चौहान की। और तो शायद सेकंड ग्रेड वालों में तो और कोई प्रश्न टफ था ही नहीं। एक वो अगर थोड़ा बहुत मान ले भाई कि राय सिंह ने किस अभियान में भाग नहीं लिया? अजमेर का बीकानेर का एक शासक था राय सिंह, आपके साथ दे रखा अकेला राय सिंह, वो बंगाल अभियान में नहीं गया था। और कोई प्रश्न ऐसा टफ था ही नहीं, 3-4 पेपर लगे उनमें। तो इतना सा और पढ़ने की बजाय इसका ही रिवीजन करना। एक किताब पढ़ के नौकरी लग सकता है और 1000 किताब पढ़ के विद्वान बन सकता है। अब थाने नौकरी लागना विद्वान बनना है, बात थार पर निर्भर है। नौकरी गणी है ना, तो ये ही पढ़ने हैं। मैं अभी भी कर रहा हूं। बाकी यहां से
इतनी सामग्री उपलब्ध करवाएंगे कि आप अगर उनको ढंग से पढ़ लो तो आरएस कंप्लीट हो जाए। ये तो सेकंड ग्रेड है, इसलिए और किताबों के साथ माथापौड़ी करनी नहीं है। जितनी भी सारी किताब है उनको आज ही एक जगह करके और अलमारी में रख के बोल देना, जय सरस्वती माँ बहुत सारा भंडारा कर लिया, आज तक तेरी खूब पूजा की है, अब आप थोड़े आराम कर लो। और केवल किसका रिविजन करना है? फेल होने का सबसे बड़ा कारण है रिपीट न करना, और कोई कारण नहीं है। सब एक बार पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ने के बाद दिक्कत वही आती है। ठीक है, तो ये आहट वाले पूरे हो गए। देखो दोबारा शुरू से कौन कौन सी बातें लिखी है। आहट की बात देखने है शुरू से। कौन सी नदी के किनारे? आइडिया बेड़च, जो बनास की सहायक नदी है। उपनाम कौन कौन से? आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी अच्छा प्रश्न है, धूलकोट भी अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा बनास संस्कृति का स्थल है, यहाँ से लाल और काले मर्द भांड मिले, इसलिए लाल काले मर्द भांडों वाली संस्कृति। उत्खनन अक्षय कीर्ति, अक्षय कीर्ति आहड़ 1953। उत्खनन करता दो आदमी है। पहले शुरुआत कौन कर रहा है? व्यापक स्तर पर एचडी सांखलिया का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? डेक्कन पूना विश्वविद्यालय से एचडी सांखलिया का संबंध था। पूरा नाम? हंसमुख धीरज लाल। मुख हाँ सही है, और कहीं काम का हंसमुख धीरज लाल। ये और एक आदमी और था, कौन? वीएन मिश्र। और सारी सामग्री अब लिखी है। कौन कौन सी है? तांबा गलाने की भट्टी, पत्थर का वर्षभ, चूल्हों के प्रमाण। चूल्हे हैं तो अनुमान लगा लिया कि क्या थे? 7 रहते होंगे। यहां से एक साथ कितनी मुद्रा? चूल्हे भी कितने? 6। और तांबे वाली मुद्राओं के ऊपर एक यूनान की मुद्रा है, इसलिए यहाँ यूनानी देवता का चित्र मिला। किसका? और जो कुछ मुद्राओं पर किसका चित्र? कई चित्र उन पर नाम लिखा हुआ है, प्लित्सा, तातीय, सोम और विभित्सा। ये शायद 2017-18 की कोई एचएम के एग्जाम में एक बार आया हुआ प्रश्न है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना इसका। ये आपके सेकंड ग्रेड का ही प्रश्न है। लेपिस लाजुली, हाँ, ये सिर्फ मुद्राओं पर नाम छपे हुए थे। हाँ, मुद्रा जो थी ना, सिक्के जो देखे, उन सिक्कों पर नाम। अपने पहले सिक्कों पर अनाज की बाली आती थी, और अब वर्तमान में आता है ये 1 रुपए वाले पर, तो और यही मिलता है। 1 रुपए वाले में मिलता भी क्या आजकल, तो वही सिस्टम है। तो वो सिक्कों पर केवल नाम लिखे हैं, तो इनके तीनों के नाम 1-2 बार देख लोगे ना, फिर एग्जाम में जो दिखेगा सामने सही है। ये सेकंड ग्रेड में यूनानी मुद्रा को कहा है। ये लेपिस लाजुली किसका नाम? यूनानी मुद्रा को कहा है। यहाँ से उल्टी तिपाई विधि से, बर्तन सारे उल्टी तिपाई विधि से ही है, मिट्टी वाले। अपने जो ईंट भट्ठा वाले है ना, उनको भी देख लेना, उन ईंटों को ऐसे आडी टेढ़ी खड़ी करते हैं। आजकल वो नया सिस्टम हो गया, उनको ऊपर ढक देते हैं, बांध में बंद है, तो उसी विधि से। कैसा रंग है? यहाँ से वो प्रश्न उठाया था उन्होंने, लाल काले रंग की मृद भांड संस्कृति के प्रमाण। मतलब प्रश्न को घुमा दिया थोड़ा सा। ये आहड़ से ही है। भवन निर्माण में और धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग गैर सिंधु सभ्यता का स्थल था। गैर सिंधु सभ्यता का स्थल। ये नाम मैंने इसलिए लिखे हैं कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं, आहड़ के बारे में असत्य कथन को छांटिए। असत्य वाले में आएगा, बस वो नाम हटा देगा। सिंधु सभ्यता का स्थल है, ग्रामीण सभ्यता का स्थल है, ये दोनों में से एक ही, क्योंकि सिंधु नगरी है। कालीबंगा में पढ़ा था ना, सिंधु नगरी है, ये अपना ग्रामीण है। मापतोल के बाट है, चक्की के पाट है। चक्की के पाट मिलने के कारण बाट पड़े थे, तो अनुमान लगाया कि व्यापार करते होंगे। और ठप्पे मारकर, ये अकेला भी आ सकता है, ये प्रश्न अकेला भी आ सकता है। ठप्पे मारकर छपाई करने का कार्य कहां से किया जाता था? आहड़ से। आहड़ कंप्लीट है। अब नाम सुन, कौन से? हाँ, कोई खास बात ना, कोई नहीं पूछा। 2 चूल्हा को नहीं आएडो, 6 चूल्हा को नाम है। चूल्हा को नाम आवजना आपने तो आहाड़ी करना है, चाहे 2 को है चाहे 72 को है। ठीक है, अब सुनना, गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सीकर में। इको सर्वाधिक प्रश्न तो यार कौन सी नदी के किनारे? तो देखना, सीकर में भी तहसील में है,
नीम का थाना तहसील में। सीकर में कौन सी तहसील में है? नीम का थाना में। कौन सी नदी के किनारे? तो नदी कौन सी थी? कातली नदी। और कातली नदी है ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और खंडेला प्रसिद्ध है गोटा किनारी के लिए। एक बार परीक्षा में दिया था लंपा लंपी किरण बांकड़ी, तो गोटा के लिए प्रसिद्ध है, सारे गोटा के नाम है। इसी खंडेला से निकलती है। कातली के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, बार बार आता ही रहता है। सरस्वती के बहाव क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश, और कातली के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तोरावाटी के नाम से जानते हैं। ये गणेश्वर जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1977 में, देखना ऐसे लिख रखा है खोज 72 में, कोई काम का नहीं है, मत याद करना, स्वतंत्र याद करना है कि उत्खनन कार्य स्वतंत्र में क्या था? आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल और एक भाई साहब है विजय कुमार। आरसी अग्रवाल और किसने किया था? विजय कुमार ने। उत्खनन कार्य 1977 में आरसी अग्रवाल, ये वही है रमेश चंद्र अग्रवाल, नहीं सॉरी रतन चंद्र अग्रवाल, तो पूरा नाम भी आ जाए तो ध्यान रखना रतन चंद्र अग्रवाल ही है। 1977 में किया गया। इनके भी कुछ उपनाम या उपनामों को मैं एक साथ लिखूं, इन्हें कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर को कहते हैं। दूसरा सुनना, इन्हें कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्राचीन समय का ताम्रयुगीन, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन कोई स्थल है तो कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन स्थल होने के कारण, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन स्थल होने के कारण, ताम्रयुगीन स्थल होने के कारण क्या कह दिया इसे? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अभी हाल ही में जो प्रश्न पूछा ना उसमें थोड़ी भाषा बदल दी, ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्र संचय सभ्यता तो भी कौन सी होगी? गणेश्वर। तो यहां कौन से जिले में, कौन सी तहसील, नदी कौन सी, और कातली कहां से निकलती? बहाव क्षेत्र को उत्खनन कार्य आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने की थी। पुरातत्व का क्या कहा जाता है? पुष्कर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्योंकि सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन स्थल है, और इसे क्या कहते हैं? ताम्र संचय सभ्यता। प्रश्न तो लगभग यहां से ही आता है, और भी कोई दो चार बात है वो जरूर हम याद कर रहे हैं कि यहां से कौन कौन सी सामग्री मिली। तो प्राप्त सामग्री बोले या अवशेष जो है वो कौन कौन से प्राप्त हुए? तो अवशेष देखना, एक तो यहां से मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला है, तांबे का कांटा मिला है। देखो कत्ता अनुमानित, मतलब भगवान जाना आके की उपज थी, कोई कांटो पड़ो लंबो सो, मैंने उठा देखे बोले ओ अत्तो लंबो कहीं हो सका है, शायद मछली पकड़ निकालता होगा। जरूरी है कि मछली पकड़े, पर लगा दिया अनुमान, लगा दिया तो लगा दिया, लिख दिया सो लिख दिया। अब मछली पकड़ना इसका मतलब मछलियों का व्यापार करते हैं या खाते हैं, लिख दिया मांसाहारी सब लोग थे। मछली पकड़ने का कांटा मिला जिससे अनुमान लगाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग क्या थे? मांसाहारी थे। यहाँ के लोगों का अनुमान कैसा लगा लिया? मांसाहारी थे। यहां से दोहरी पेचदार पिन के प्रमाण मिले हैं, दोहरी पेचदार पिन के प्रमाण मिले हैं, प्रमाण मिले। अब दोहरी पेचदार क्या होती है? आपने सुई पेन जानो, लेकिन आप 2 बार लगाया करा, मतलब जिसको बंद करने के लिए प्रयोग करे, ऐसी कोई पिन पड़ी थी। बोले अच्छा साड़ी पिन भी हो उसका जरूरी को ना, क्योंकि कोई ने देखे हाथ को नहीं बाने मिल गई बस लेगा ने और ले जाके पुरातत्व विभाग में रख दिया, तो दोहरी नाम दे दिया कि कैसी पिन थी? दोहरी पेचदार। अनुमान लगाया कि ऐसी पिन ईरान से भी मिली थी, ऐसी ही पिन के प्रमाण ईरान से भी मिले हैं। अब देखना उधर पहला जो इराक है ना, कालीबंगा वाले, उनका मान ले मेसोपोटामिया, दूसरा आहड़ है उनका यूनान, और गणेश्वर वालों का दे तो
ईरान का दूसरा नाम फारस, ईरान का तीसरा नाम पर्सिया। तीनों बात याद रखनी है, कोई एक नाम दे देगा। अपर देश का 3 4 5 नाम है, कौन कौन सा नाम है? अपर देश की बात भारत की कर रही हूं मैं। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया, भारत। और राजधानी कितनी है? एक तो तीसरी में ही भारत की राजधानी दिल्ली है, सुंदर लेख हाल के देता, जयपुर गुलाबी नगरी है। भारत की 4 राजधानी है। अब कितनी है? प्रशासनिक राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर है, और आध्यात्मिक राजधानी बोध गया को बनाया गया था। बोध गया कहां पर? बिहार में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो गांधी ने, मोदी जी ने कहा अच्छा ज्ञान तो यहां मिलता है, तो भारत का अध्यात्म यहां निवास है, तो भारत की आध्यात्मिक राजधानी बोध गया को बढ़ा दिया, जो कहां पर है? बिहार में। हमारे संविधान में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग, संविधान की प्रस्तावना में भारत देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? केवल भारत का ही किया गया है। और पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 2 बार, और वो भी एक ही लाइन में, हम भारत के लोग भारत के लिए। पांच पूरी प्रस्तावना में कटे भारत को नाम को नहीं। ए प्रश्न पूछे आपने, तो इनका 3 नाम है, ईरान, फारस या पर्सिया। यहां ऐसी पिन के प्रमाण, ऐसी पिन का मतलब दोहरी पेचदार पिन के प्रमाण कहां से मिले हैं? गणेश्वर से। ये गणेश्वर जो थे यहाँ के भवन निर्माण में, यहाँ के भवन निर्माण में केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो भवन निर्माण में केवल पत्थरों का प्रयोग, ध्यान रहे, केवल पत्थरों का प्रयोग कहां पर है? गणेश्वर में। और शायद तक ये पूछा होगा, पत्थर ही पत्थर लगे हुए थे, अपने वालों ने कहा अच्छा पाषाणकालीन स्थल है। कैसा है? पाषाणकालीन स्थल है, पत्थरों का प्रयोग है ना, तब पाषाणकालीन। जबकि मैं लिख रहा हूं ये ताम्रयुगीन स्थल है। पाषाणकालीन के साथ कौन सा है? ताम्रयुगीन स्थल भी है, यानी पाषाण तो है ही, पाषाण के साथ ताम्रयुगीन स्थल भी किसको माना? गणेश्वर को। आहड़ की बात पढ़ी पहले, सॉरी कालीबंगा की। तो कालीबंगा में लाल और काले मर्द भांड दोनों थे। लाल जो मर्द भांड थे उस पर काली जो लकीर थी, सफेद लकीर थी। यहां दूसरे में आहड़ मुख्य रूप से है ही कौन सी मर्द भांड संस्कृति का केंद्र? लाल कालों का ये। यहां जो रंग था वो था काला और नीला। कैसा? काला और नीला। एक बार एग्जाम में दे दिया कि आहड़ से प्राप्त जो मृद भांड थे उनका रंग कैसा था? सॉरी, गणेश्वर से काला और नीला। तो काला और नीला। अब नीलो मैं तो होना को नहीं, साहित्य के ऊपर करे होगो कोई, उन्होंने जो भी बोला। तो यहां से प्राप्त जो मृद भांड थे उन पर जो कलर था वो काला और नीला था। दोनों बात याद रखनी, काला और नीला। मर्द भांड जितने भी मिले ना, उन मर्द भांडों में सर्वाधिक संख्या थी छल्लेदार मिट्टी के बर्तनों की। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन जानते हो क्या? जानो उसे, कोपड़ा में चाय पियो ना, वो छल्लेदार ही है। जगह अगर नाकटो लागेड़ो रहे ना, डंडो पकड़ाया हाथ में, बन सन छल्लेदार ही बोले। पहले वाले लोग जो थे ना, ये पानी की बोतल वगैरह ये नहीं आती थी पहले मिल्टन वाली, पहले वो था मिट्टी का होता था और उसके हाथ से ऐसे पकड़ के उठाते थे, हत्था लगा हुआ होता था। हालांकि हत्था लगा हुआ जो सुराही थी ना वो भीनमाल से मिली थी, यूनान की थी, वो एक अलग है। लेकिन छल्लेदार जो मिट्टी के बर्तन थे वो सर्वाधिक कहां से मिले? गणेश्वर से मिले। बस गणेश्वर की मोटी मोटी सी बात इतनी है। सबसे छोटी सभ्यता है कौन सी? गणेश्वर है। कहां से है? पहली बात ये, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना में स्थित है। सीकर जिले के कहां पर? नीमका थाना में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ज्यादातर एग्जाम में नदी पूछ लेते, कांतली नदी के किनारे ये जो स्थल था कौन सा? गणेश्वर। इसके उपनाम कौन कौन से हैं बताओ? पुरातत्व का पुष्कर है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। पुरातत्व का पुष्कर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता था? गणेश्वर को कहा जाता था। और एक नाम आया ताम्र संचय। देखो, एक जो नई बात एक बार खोज ली ना, वो प्रश्न लगभग यहाँ मान लो कि 2-3 साल चाल है। जहां पहली फर्स्ट ग्रेड में पूछे कि कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया? 5। फिर वही प्रश्न घुमा के वनपाल में दे दियो, वही प्रश्न घुमा के सीटी में दे दियो। तो नया प्रश्न खोजने के भाई 1-2 तो खोजेंगे।
तो वो वहां से उत्तर वो ही मिलता रहेगा लगभग। तो ध्यान रखना कि ये आहड़ वाला निकल गया क्या पहले? अब तो मुझे लगता है कि वो तो गायब भी हो गया होगा शायद तक। गणेश्वर लिखो। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में। सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में स्थित है। सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखो, नदी का नाम। नदी का नाम कांतली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। फिर लिखो, उत्खनन कार्य 1977 में आरसी अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। आरसी अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। पुरातत्व का पुष्कर, गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचय सभ्यता। ताम्र संचयी सभ्यता। तो अकेला देख लेना, ताम्र संचयी सभ्यता का स्थल गणेश्वर है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। वो तो अति बार आगो को या 1000 बार आगो को पेपर में। पुरातत्व का पुष्कर है। अगला पॉइंट लिखना, यहां से प्राप्त सामग्री, यहां से प्राप्त सामग्री या अवशेष जो भी है। मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला है। मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला है। दोहरी पेचदार पिन के प्रमाण, एक ये लिखना आगे, मछली पकड़ने वाले के आगे, जिससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे। जिससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे।
फिर लिखना जहां से दोहरी पेचदार पिन के प्रमाण मिले, यहां से दोहरी पेचदार पिन के प्रमाण मिले हैं। दोहरी पेचदार पिन के प्रमाण मिले हैं। ऐसी ही पिन ईरान ओब्लिक फारस पर्शिया से भी मिली है। ईरान पर्शिया फारस से भी मिली है। हाँ, ईरान पर्शिया या फारस से भी मिली। और सुनना, भवन निर्माण में देखो, भवन निर्माण में केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया। भवन निर्माण में केवल पत्थरों का, भूकंप के अवशेष केवल कालीबंगा से, और भवन निर्माण में केवल पत्थरों का प्रयोग गणेश्वर से। पत्थर प्लस ईंट आहड़, केवल कच्ची ईंट कालीबंगा, फर्श में अलंकृत या पक्की ईंट। तो केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया। यहां से प्राप्त मृद भांड, मृद भांड किस रंग के थे? काला प्लस नीला। यह भी अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। यहां से प्राप्त मृद भांड काला व नीला रंग का, नीला रंग का मिला है, जिसे एक नाम देखना, अकेला नाम आया हुआ है, कृपिसवणी कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? कृपिसवणी। कृपिसवणी के नाम से जाना जाता है इसे। ये जो मृद भांड है ना, इन मृद भांडों को बोलते हैं कृपिसवणी। और मृद भांडों को कृपिसवणी, वहां वाले वो मिट्टी वाले पात्र नहीं लिखे ना, अनाज रखने के आहड़ से मिले थे, कल बताया था मैंने, लिखे नहीं ना वो लाइन, गोरे मकोट। पूरी सभ्यता होने के बाद एक या दो लाइन छोड़ दिया करो, कोई नई चीज ऐड कर ले। पहले तो ये लिखो, बाद में लिख रहे हैं वो। हाँ, जिसे कृपिसवणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृपिसवणी। एक लाइन और यहां की पहले लिख लो। यहां से सर्वाधिक छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सर्वाधिक संख्या में छल्लेदार मिट्टी के बर्तन, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहां से सर्वाधिक संख्या में छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चित्रित मिट्टी के बर्तन आहड़ से तीसरे स्तर पर लिखा ना, चित्रित मिट्टी के बर्तन। चित्रित आहड़ से है, और छल्लेदार कहां से है? गणेश्वर से। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले। तो ये गणेश्वर की बात तो पूरी हो गई, पर वो आहड़ वाली में लिखो, यहाँ तो कृपिसवणी कहा जाता है, वहां कुछ मिट्टी के मृद भांड थे, मिट्टी के अनाज रखने के पात्र, जिसे गोरे और बंकोट। 5 मिनट तक हमने चर्चा भी की थी, ओबरी कोठला बताया था ना, वही नाम भूल गए, लिखो आहड़ वाले में लिखना। कहीं जगह है तो ठीक है, काटा पीटी मत करना, वरना पहले जय सरस्वती वहां लिखते थे ना ऊपर, वहां लिख लेना। लिखो, आहड़ से अनाज रखने के 2 पात्र मिले हैं। आहड़ से अनाज रखने के 2 पात्र मिले हैं। गोरे व बंकोट, बंकोट ओब्लिक कोठे। अब कोठी आवा, पहले कोठे बोल दिया। गोरे व बंकोट कहा जाता है। आहड़ से अनाज रखने के 2 मिट्टी के पात्र मिले, जिसे क्या बोलते थे? गोरे बंकोट।
लिख लिया। ये गणेश्वर सभ्यता की बात भी पूरी। अब जो नई सभ्यता है वो है बेराट। ठीक है, बालाथल लिख लेंगे, बेराट पढ़ ले पहले। दो ही और है अपने, बेराट और बालाथल। नहीं शायद बालाथल आपके जोड़ रखी है सेकंड ग्रेड में, जोड़ रखी है क्या? रीट में तो है ये, मतलब जो है ना बालाथल, वो आपके सेकंड ग्रेड में भी जोड़ रखी है क्या? अच्छा कोई ना, बालाथल भी पढ़ ले। सुनना, बेराट सभ्यता थोड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है बेराट का, कालीबंगा से भी लंबा चौड़ा है। पहली बात ये अपनी कि बेराट है कहां पर? जयपुर में। और जयपुर में जो बेराट है ना वर्तमान, एक प्रश्न यही मैं साथ बता रहा हूं, कभी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आपके दुर्ग स्थापत्य कला बहुत शानदार तरीके से है, प्रश्न आता ही है। अब की बार वाले में प्रश्न आया था कि मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ थी। बेराट सभ्यता जयपुर में, बेराट दुर्ग भीलवाड़ा में है। बेराट सभ्यता जयपुर में और बेराट दुर्ग कहां पर है? तो सभ्यता के साथ ही ऊपर लिख लेना, साथ बेराट दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा में है, कुंभा ने बनवाया था। ये बेराट सभ्यता जयपुर में है। अब सुनना पहले, प्राचीन काल में, मैं ये लिखूं प्राचीन काल या मैं ये लिख दूं महाभारत काल? महाभारत काल में मत्स्य जनपद था, और उस मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी वो विराटनगर हुआ करती थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी स्थल था? विराटनगर। और ये जो विराटनगर है, इसी विराटनगर को बोलते हैं बेराट। क्या बोलते हैं? बेराट। तो कोई पूछ ले महाभारत काल में बेराट का नाम क्या था? विराटनगर। यहाँ को एक राजा रहता था विराट नाम का, इसलिए उस राजा का स्थल था, राजा के नाम पर ही नाम क्या पड़ गया? विराटनगर। और मत्स्य जनपद था। पहले मानव थोड़ी संख्या कमी थी, तो इनका जो सबसे बड़ा कबीला होता था उसको बोलते थे जन। ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में क्या बोलते? जन। जैसे जैसे मनुष्य की संख्या बढ़ी और 1 2 4 जन को जोड़कर और उनको बना दिया जनपद। क्या बना दिया? जनपद। जैसे जैसे वृद्धि हुई 5-10 जनपदों को जोड़कर बना दिया महाजनपद। क्या बना दिया? महाजनपद। तो पहले सबसे बड़ी संस्था जन हुआ करती थी। ये ऋग्वेदिक काल की बात है। ऋग्वेदिक काल मतलब वैदिक सभ्यता वाली, और ये उत्तर वैदिक काल की बात है। ये कौन से काल की है? एसएसटी वाले बैठे ना, एसएसटी वालों के टॉपिक है ये कि ऋग्वेदिक काल में जन कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में जनपद, और बाद में 600 ईस्वी में जो था 600 ईसा पूर्व है, कई जनपदों को जोड़कर क्या बना दिया? महाजनपद भी टॉपिक है। और महाजनपद का पिछले 2 बारों में सीधा प्रश्न पूछा ये है। एक बार तो पूछा था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय कोई बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। एक बार पूछ लिया उसे कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। ये पूछा था। एक बार मथुरा की राजधानी पूछ ली थी। मथुरा किसकी राजधानी? सूरसेन की। ऐसे 2-3 बार प्रश्न पूछे। तो ये पहले की बात है, इसलिए देखो जनपद कौन से काल की बात है? आज भी ऐसा ही सिस्टम है। मनुष्यों का समूह क्या कहलाता है? झुंड। जानवरों को कहला वो तो। मनुष्यों का समूह क्या कहलाता है? हे भगवान, गराकट उठ के आया वो, गरासु तो उठ के आया वो। मनुष्यों का समूह क्या कहलाता है? परिवार। 5-10 परिवारों का समूह है, क्या कहलाएगा? समाज। और 5-10 समाज हो उसको बोलेंगे गांव या ढाणी। ढाणी एक समाज की भी हो सकती है, 2-4 समाज। समाज समझते हो ना, जांगीड़ समाज, जाट समाज, यादव समाज, मतलब परिवार। परिवार से समाज बना, समाज से बना गांव। गांवों को जोड़कर बना दिया ग्राम पंचायत। गांवों को जोड़कर क्या बना दिया? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायतों को जोड़कर बना दिया, क्या बना दिया? पंचायत समिति। और हर पंचायत समिति स्तर पर एक होगी तहसील। इसे अपन बोलते हैं खंड स्तर है। पॉलिटिकल की भाषा में क्या बोलते हैं? खंड स्तर है। पंचायत समितियों को जोड़कर बना दिया क्या? जिला। जिलों को जोड़कर क्या बना दिया? राज्य। राज्यों को जोड़कर क्या बना दिया? देश। देशों को जोड़कर क्या बना दिया? महाद्वीप। और महाद्वीपों को जोड़कर पूरे वर्ल्ड में संसार। आज अपने ये सिस्टम चलता है।
तो जीरो से शुरू हुआ है, आदमी से लेकर शुरू हुआ कि परिवार है, समाज बना, अपने ये सारी चीजें अपने ऊपर लागू है। छोटी मोटी बात कहीं पहुंचानी होती है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास तो नहीं पहुंच सकते, गांव वाले सरपंच जी को उसकी ज्ञापन दे सकते हैं। यही कड़ी आगे से आगे अपने प्रशासन की जुड़ी हुई है। तो पहले हुआ करता था महाजनपद, तो ध्यान रखिए महाजनपद जो था वो 600 ईस्वी में है, उससे पहले जो था वो जनपद था। और ये मत्स्य जनपद की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, और विराटनगर को क्या बोलते थे? बेराट। फिर पूछे कि ये बेराट जो है वो किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो नदी का नाम है बाणगंगा। क्या नाम है? बाणगंगा। नदी का नाम है बाणगंगा, और इसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। और इसी को बोलते हैं खंडित गंगा। खंडित गंगा। इसी को बोलते हैं रुंडित गंगा। तो कोई भी नाम नदी आपके टॉपिक है वहां खूब सारी पढ़ाएंगे कि कौन सी नदी थी। बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, खंडित गंगा, रुंडित गंगा। नाम क्यों पड़ा? नाम तो बाण गंगा क्यों पड़ा? क्योंकि बाण से निकली थी। अर्जुन ने मारा था बाण, और बाण मारने से निकल गई नदी। तो ये पहले का काम था। आज तो 2000 फुट अगर बाटो कटवा दे तो भी छांट को नहीं आवे। आवे के? अब बात समझ में आ रही है ना? शहर वाला का तो चाहे ना आवे, गांव वाला का अच्छी तरह आ रही है। सूखी चली जाए ट्यूबवेल पूरी, आकी बाण सु नदी निकल जाती, आका लात सु ताल पानी निकल जातो। भीम ने मारा भीम डूंगरी पर लात, द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए कुंड बन गया, और आज भी बना हुआ है। बना हुआ ना? लोहागर तो देखा हुआ ना, चाहे कितनी गर्मी पड़ो पानी चालू ही रहता है, चाहे कम ज्यादा हो सकता है लेकिन पानी चालू ही रहता है लोहागर वाले कुंड में। तो वो पहले की बात थी। कहानी थोड़ी लंबी चौड़ी है कि किस प्रकार से बाणगंगा नदी बनी, तो मैं अब तो बता नहीं पाऊंगा, कल बताऊंगा कि कैसे नदी का नाम बाणगंगा पड़ा था। ठीक, बाकी कल पढ़ेंगे, दोबारा रिवीजन करके आना।